afternoon to all of you. Welcome you all to the Nursing Expert YouTube channel. Good afternoon to all of you guys. Welcome you all to the Nursing Expert YouTube channel. आज जैसा कि आपको पता है, आज हम क्या करने वाले हैं, इंटरव्यू शेड्यूल. ऑल इंडिया रैंक 9th नंबर पे संप्रति. ऑल इंडिया रैंक 9 पे संप्रति आई है. ठीक है, नॉर्सेट 4 में जिन्होंने 9th रैंक जो है सिक्योर किया है, तो आज हम उससे क्या मिलने वाले हैं और आज उनका पूरा इंटरव्यू लेने वाले हैं. तो आप क्लास को जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, बहुत ही जल्दी वो हमारे सामने आने वाली हैं. ठीक है, और आपको जो भी डाउट है रिगार्डिंग द नॉर्सेट 5 अगर आपको प्रिपेयर करना है और कुछ भी स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, रिसोर्सेज, एनीथिंग जो कि आप एक टॉपर से जानना चाहते हो वो आप पूछ सकते हो. ठीक है, तो क्लास को जल्दी से एक बार लाइक एंड शेयर करेंगे. संप्रति आने वाली है और संप्रति से हम सारे क्वेश्चंस वो करने वाले हैं जो एक नॉर्सेट एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और बहुत ज़्यादा क्वेरीज रहती है कि मैम कैसे प्रिपेयर करें, कैसे टाइम मैनेजमेंट करें. तो वो आप टॉपर के मुंह से ही सुनना कि उन्होंने अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, कौन सी बुक रिसोर्सेज रही, कैसे उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया. तो चलो वेलकम करते हैं सबसे पहले संप्रति का. संप्रति आ गई है. Congratulations संप्रति, वेलकम टू द नर्सिंग एक्सपर्ट. चलो, तो संप्रति अभी आ गई है. संप्रति से हम जानने वाले हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपेयर किया है और किस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी रही है, क्या प्लानिंग रही है, वो हम अभी जानेंगे. ठीक है, तो अपने सक्सेस स्टोरी के बारे में जो है संप्रति बताएंगी. संप्रति, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. हमारी पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं. तो अपनी जो सबसे पहले आपने नॉर्सेट के बारे में सुना, रिजल्ट देखा, तो आपका एक्सप्रेशन क्या था और कैसा आप फील कर रहे थे, उसके बारे में बताओ. मैम, मैं एट प्रेजेंट SGPGI में जॉब कर रही हूँ. तो मैं वहीं पे थी अपने रूम पे और मुझे पता लगा कि मतलब रिज़ल्ट आउट हो गया है. तो मैंने तो ऐसे देखा ही नहीं पैनिक में कि मुझे नहीं देखना है, कि पता नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा ही गया था कि नॉर्मल सा. तो फिर मैंने अपने घर में बताया कि रिज़ल्ट आ गया है और मैं नहीं देख रही, मैं बाद में देख के बता दूंगी आपको. तो कह रहे कि हमें बता, हमें भेज दे, हम देख लेते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग देख लो. ये रोल नंबर भेज दिया था मैंने उनको और अपना जो PDF आया था रिजल्ट का वो भेज दिया था. मैंने खुद नहीं देखा, मैम से नहीं देखा जा रहा था. तो फिर मैंने उनको भेज दिया. तो अब फिर वहाँ पर उन्होंने देखा, फिर वो थोड़ी देर बाद कॉल करते कि तेरे रैंक के आगे, तेरे रोल नंबर के आगे 9 लिखा हुआ है. तो मैं कह रही क्या लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि 9 लिखा हुआ है. तो मैंने कहा आप लोगों ने ठीक से डाला है ना रोल नंबर, लाइक मतलब ठीक से देखा है ना आप लोगों ने. तो वो कह मम्मी पापा को, हाँ. तो फिर उन्होंने कॉल पे बोला कि हाँ ठीक से देखा, एक बार तू भी चेक कर ले. फिर जब मैंने चेक किया तो हाँ 9 था. तो मतलब 2-3 बार रोल नंबर मैच किया मैंने. तो ऐसे देखा था मैंने रोल नंबर अपना फर्स्ट. देखो, जैसे कि यकीन नहीं होता है कि भाई ऐसा है, जैसे कि आपने सारे टॉपर्स का भी सुना होगा, वैसे संप्रति का भी एक्सप्रेशन यही था कि भाई यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम ऑल इंडिया फर्स्ट पे, सेकेंड, या जैसे ये 9th रैंक पे आए तो इन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा था. वैसे आपको बता दूं, इससे पहले संप्रति ने नॉर्सेट का एग्जाम दिया है जिसमें इन्होंने 5200 समथिंग रैंक जो है वो स्कोर किया था. बट उस टाइम कुछ ऐसा क्या गलती रही, क्या रहा, उस पर इन्होंने काम किया और इस बार देखो 9th रैंक के साथ इन्होंने टॉप करके दिखाया है नॉर्सेट को. तो आप ये देख लो, ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी में सक्सेस नहीं हो पाते, फेल हो जाते या रैंक अच्छी नहीं होती है तो नेक्स्ट में हमारा सिलेक्शन नहीं हो सकता है. तो जो उस पर काम करना है, उस पर टिक के जो भी अपनी गलती है उसको सुधारना है और नेक्स्ट नॉर्सेट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है. ठीक है, तो अब संप्रति से जानते हैं सबसे पहले कि इन्होंने BSc कहाँ से किया और इनके बैकग्राउंड जो है कैसा रहा है ग्रेजुएशन का, उसके बारे में. मैंने अपनी BSc नर्सिंग ऑनर्स दिल्ली सफदरजंग हॉस्पिटल से करी है और 2022 की पास आउट हूँ मैं. उसके बाद मैंने मतलब जो मेरे सीनियर्स थे उनसे पता लगा मुझे नर्सिंग एक्सपर्ट्स के बारे में. तो जो मेरे सीनियर्स थे वो उन्होंने भी लिया था और उसमें बहुत सारे रैंकर्स भी थे जो हमारे सीनियर्स थे. फिर हमारा जो ऑलमोस्ट पूरा बैच है, हमने भी नर्सिंग एक्सपर्ट्स ही लिया इसलिए ही क्योंकि इतने अच्छे रिव्यूज़ मिले थे हमें नर्सिंग एक्सपर्ट्स के, यहाँ के फैकल्टीज़ के, कि हमने फिर वही लिया. विदाउट एनी डाउट हमने वहीं कर लिया था अपना. फिर मतलब 4 या 5 मंथ्स मिले थे हमको, तो इसलिए मैं पास आउट कब किया था आपने? 22 में मैम. 22 के पास आउट है. ठीक है, आगे. फिर उसके बाद मई में हमने पास आउट किया था एंड नॉर्सेट सितंबर में था. तो हमें बीच में जो टाइमिंग मिला तो हम पूरे इसी पे डिपेंडेंट थे कि नर्सिंग एक्सपर्ट से लेते हैं, एटलीस्ट अपना कोर्स कंप्लीट करते हैं और अपना 100% देते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं होता है. हम सबका ऑलमोस्ट ये स्ट्रैटेजी थी उस टाइम पे. तो मैम फिर मतलब ये वाला नॉर्सेट आया था 22 वाला, तो उसमें तो नहीं आ पाई थी रैंक.
तो फिर लेकिन उस टाइम ये हुआ था कि एकदम हमने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ ख़त्म किया था, लाइक पैनिक मोड पे कि हाँ ख़त्म करना है, रश में किया था बहुत। फिर वो बाद में जब हमने दोबारा रिप्ले करी वो वीडियोस, अच्छे से कंसेप्ट समझे, तो वो कहीं ना कहीं वर्क किया देन शायद इस नॉसेट के लिए। तो आपने देखा कि इन्होंने बीएससी नर्सिंग सफदरजंग हॉस्पिटल से 22 में किया और उसके बाद अपनी प्रिपरेशन को नर्सिंग एक्सपर्ट के और ये जो स्टूडेंट जिन्होंने संप्रति ने जो ज्वाइन किया था वो ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन बैच को ज्वाइन किया था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं, इन्होंने ऑफलाइन में विजिट नहीं किया, लेकिन इन्होंने बिलीव करके, देखो फेथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप कहीं पे भी ज्वाइन करते हो तो उस पर बिलीव रखना सीखो कि हाँ यहाँ से हमारा सिलेक्शन इतने स्टूडेंट का हुआ है तो हो सकता है। ये चीज कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि आज के स्टूडेंट में इतना ज़्यादा सोशल मीडिया होने की वजह से नहीं हो पाता है। वो स्टूडेंट कभी इधर जा रहा है कभी उधर जा रहा है और इस चीज़ में उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। बट ये चीज़ इन्होंने बहुत अच्छा मैनेज किया। इन्होंने एक चीज़ पे एक जगह बिलीव किया और पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे सब्जेक्ट्स को, ऑनलाइन जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन जो हमारा कोर्स है वो इन्होंने परचेस किया था, उसी पे बिलीव रह के इन्होंने पूरा 4-5 मंथ्स जो भी है वो प्रिपरेशन इससे किया था। सारी क्लासेस देखी थी, नोट्स बनाए थे, बाकी ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। तो आपका जो प्राइमरी सोर्स रहा है प्रिपरेशन का, देखो बाकी स्टूडेंट तो बहुत जगह इधर होता है कि टेस्ट सीरीज करते हैं, बाकी सब जगह जाते हैं, लेकिन आपका जो मेन प्राइमरी सोर्स था प्रिपरेशन का वो क्या रहा है, कैसे आपने किया? मैम जैसे कि बोलते हैं ना कि फाउंडेशन एक स्ट्रांग होनी चाहिए, तो मैंने मतलब अपना सारा फाउंडेशन मतलब हर एक सब्जेक्ट का यहीं से करा है मैंने, और मैंने बुक्स रेफ़र की नहीं करी हैं और बस नोट्स यहाँ के। उसके बाद मैंने हाँ टेस्ट सीरीज़ काफ़ी दी हैं, लेकिन वही है कि आज टेस्ट सीरीज़ आप कब एक्सेल कर पाते हो, जब आपके फाउंडेशन स्ट्रांग होते हैं। तो वो फाउंडेशंस तो मैं नर्सिंग एक्सपर्ट को ही पूरा क्रेडिट देना चाहती हूँ कि मेरे फाउंडेशंस, पूरी थ्योरी इन्होंने बहुत अच्छे से कराई है, एक एक पॉइंट इतने अच्छे से कराया है इन्होंने, इवन हाईलाइटेड पॉइंट भी बताए हैं कि ये अच्छे से पढ़ लेना। ये यहाँ के फैकल्टीज़ का ये बहुत अच्छा है कि ये हाईलाइटेड पॉइंट बताते हैं, इवन आप मार्क भी करवाते हैं, कितने स्टार लगा लो, 4 स्टार लगा लो, ये आएगा ही। और तो वो मैंने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर रखा था, तो वो चीज़ लास्ट मिनट जब आप रिवाइज़ करते हैं तो उस टाइम में हम काम आता है। अच्छा, आपको कहीं भी ऐसा लगा कि नर्सिंग एक्सपर्ट से आप प्रिपेयर कर रहे हो कि मुझे कहीं और से भी ज़रूरत है, ये इनफ नहीं है मेरे लिए, या कभी ऐसा आता है ना स्टूडेंट के माइंड में कि हम यहाँ से पढ़ रहे, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, या कहीं और इतने सारे मार्केट में हैं तो हमें वहाँ जाना चाहिए, ऐसा कभी माइंड में आपके आया कि भाई यहाँ ऐसा कुछ करना चाहिए, या फिर आपको फुल्ली फेथ था कि हाँ मुझे यहीं से करना है और यहाँ से अपने सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं? तो आपका माइंड सेट कैसा था इसको लेकर? मैम इनिशियली तो ऐसा होता है कि जब आप मतलब बिल्कुल एंटर करते हो तो आपको लगता है कि एक बार ये भी ट्राई कर लें, एक बार वो भी ट्राई कर लें। पर जब एक बार मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करा, हमारे स्टार्टिंग में शायद फाउंडेशंस और एमएसएन से ही स्टार्ट हुआ था, तो मतलब वो इतना बेसिक से एडवांस लेके जा रहे थे कि मतलब ऐसा, और एक तो हमारे पास टाइम भी बहुत कम था मैम, कहीं ऐसे मतलब यहाँ वहाँ शफल करने का टाइम ही नहीं मिला हमको। पर जितना मिला था तो मैंने तो प्रॉपर फेथ रखा था कि हाँ ठीक है, एक चीज़ अच्छे से करते हैं। इवन बुक्स में भी यही है मैम, मैंने 5-6 बुक्स नहीं रेफ़र करी थी, 2 ही बुक्स टारगेट हाई एंड मतलब जो ये हमारे पीआर यादव, बस ये दोनों ही बेसिक्स बस। तो आपने ये भी देखा बुक सोर्स का रहता है कि बुक सोर्स क्या है और इन्होंने फाउंडेशन कहाँ से किया है, तो बुक का सोर्स इन्होंने बताया, जैसे कि इन्होंने पीआर यादव या टारगेट आई जो बुक इन्होंने किया था, ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग एक्सपर्ट का नोट्स जो इन्होंने हमारे फैकल्टी जो ऑनलाइन क्लासेस होती है उससे इन्होंने नोट्स प्रिपेयर किया था। तो ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन क्लासेस में स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। आपने टॉपर्स की व्यूज सुने होंगे और 9th ऑल इंडिया 9th रैंक पे आई है, इन्होंने भी ऑनलाइन कोर्स जो है वो परचेस करके, लेकिन आपको उस पर जो है अपने अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, तभी कर सकते हो। समझ में आ रहा है? अगर आप ये सोचोगे कि भाई चलो कोर्स ले लिया है, पढ़ रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं इतना वो नहीं होता है। आपके अंदर ये मोटिवेशन, खुद के अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे नॉर्सेट क्रैक करना है, चाहे आप ऑफलाइन ले रहे हो या ऑनलाइन ले रहे हो, उसे पॉजिटिव वे में लो, ठीक है, और उस पर फेथ रखो। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको फेथ रखना है, ठीक है। तो बुक सोर्स के बारे में पता चल गया। नोट्स बनाने का आपका कैसा रहता था? नोट्स को कैसे रिवाइज करते थे और कैसे बनाते थे आप पर डे? मैम एक तो मैं ट्राई करती थी कि मैं लाइव क्लासेस लूँ, क्योंकि लाइव क्लास में ऐसा होता था कि मतलब ठीक पेस रहता था, आप क्लास के साथ पढ़ भी सकते थे और कुछ कुछ वो माइंड में वहीं सेटअप हो जाता था। पर कई बार ऐसा होता था कि बहुत स्लो चल रहा है और मतलब हो रहा था जैसे, तो ऐसा होता है कि 2x पे भी देखी है मैंने, कुछ क्लासेस 2x पे भी देखी हैं और कुछ क्लासेस मतलब मैं ट्राई करती थी कि मतलब मैं लाइव ही लूँ। तो नोट्स मैंने बहुत अच्छे से बनाए थे अपने, मतलब नोट्स का मैं उसी पे ही डिपेंडेंट थी कि नोट्स ही हैं मेरे पास करने को। और उसमें मैंने एड ऑन्स भी किए हैं, जो मैंने मतलब टेस्ट सीरीज़ दी हैं, ये मैंने अदर बुक्स पढ़ी हैं, उसमें कुछ न्यू पॉइंट्स है। वैसे तो एड ऑन करने की ज़रूरत होती नहीं थी, क्योंकि इतना डिटेल में यहाँ पे सारे फैकल्टीज़ ने इतना अच्छे से बता रखा है कि एड ऑन करने की ज़रूरत नहीं थी, पर फिर भी कुछ ना कुछ जो होती थी मैं उसी में ही ऐड कर लेती थी।
तो जैसे कि आप ऑनलाइन परचेज आपने किया था, ऑनलाइन क्लासेस लेते थे, तो ऑनलाइन का कुछ पॉजिटिव पॉइंट जो आप स्टूडेंट को बताना चाहोगे कि आपको लगा कि ऑनलाइन का मुझे ये बेनिफिट मिला अदर रेदर देन कि ऑफलाइन स्टूडेंट लेते हैं, तो आपको कुछ ऐसा बेनिफिट लगा ऑनलाइन का जो आपको बेनिफिट लगा, वो बताओ। मैम बेनिफिट तो बहुत था क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम बहुत कम था, तो ऑनलाइन यहाँ पे ट्रैवलिंग टाइम बहुत बचाया है हमने उस हिसाब से। और फिर ये है कि अपना फोकस्ड रहते हो, मतलब पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ऑफलाइन में होते हैं तो बहुत जगह कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा होता है कि आप फोकस्ड रहते हो और ये थोड़ा सेल्फ डिसिप्लिन भी आप सीखते हो कि हाँ मुझे बैठ के क्लासेस लेनी है, डेली लेनी है, तो ये चीज़ भी सीखते हैं हम। और ऐसा नहीं है कि आप इंटरेक्ट नहीं कर पाते ऑनलाइन, हम ऑनलाइन क्वेश्चंस पूछते थे, जो सारे जो फैकल्टीज़ थे वो आंसर करते थे। ठीक है, तो आपने देखा ऑनलाइन का बेनिफिट जो इनके लिए रहा, उन्होंने बताया है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं संप्रति से जानना चाहूँगी, हमारे व्यूअर्स को आप ये बताओ कि जॉब के साथ आपने प्रिपेयर किया या फुल्ली फोकस थे कि मुझे नॉर्सेट के लिए ही प्रिपेयर करना है, मतलब फुल्ली डिवोटेड नॉर्सेट के लिए थे या कहीं और आप मतलब जॉब करते थे? मैम ये था कि एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, मतलब ऐसा था कि कहीं भी, क्योंकि मैंने जिपमर भी दिया था और मैंने लखनऊ के एग्ज़ाम्स भी दिए, SGPGI जो ये सब भी दिए थे मैंने, पर हाँ ये चाहिए था कि दिल्ली चाहिए मुझको। मतलब जॉब करते थे आप या फिर फुल्ली? हाँ डेडिकेटेड। 22 में मई में तो पास आउट हुए थे मैम, तो फिर जॉब तो मतलब अगर करना था तो कर सकते थे, पर 4 महीने में नॉर्सेट था, तो ये था कि नॉर्सेट ही दे के देखते हैं। फिर जब नहीं हुआ तो फिर ये था कि नहीं अब तो करना ही है, फुल्ली डेडिकेटेड यही करना है। फुल्ली डेडिकेटेड थे, इन्होंने जो लिया था उसमें फुल्ली डेडिकेशन के साथ इन्होंने नॉर्सेट को प्रिपेयर किया, ये कहीं ना कहीं इनका पॉजिटिव पॉइंट्स जो है वो रहा है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट हम इनसे जानते हैं संप्रति से कि जो इनका स्टडी आवर्स रहता था, क्योंकि देखो 24 घंटे ही आपको मिलते हैं प्रिपेयर करने के लिए। एक टॉपर जो आता है, जो ऑल इंडिया टॉप करता है, उसके लिए भी 24 घंटे होते हैं, और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता पढ़ने के बाद उनके पास भी 24 घंटे होते हैं। तो इस 24 घंटे को, इस टाइम मैनेजमेंट को इन्होंने कैसे मैनेज किया, किस तरह से इनका शेड्यूल रहता था, कैसे ये ऑनलाइन क्लासेस भी लेते थे और उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करके इन्होंने इस 24 घंटे को पर डे को प्रोडक्टिव बनाया, इसको जानते हैं संप्रति से। मैम जो लास्ट नॉर्सेट से पहले के 24 आवर्स थे वो तो मेरे ऑलमोस्ट, मतलब मैं दिन में 2 क्लासेस ले लेती थी, तो 4-4 घंटे के क्लासेस होते थे, एक क्लास 4 घंटे की अगर होती थी तो 2 क्लासेस 2 या कभी कभी 3 भी हो जाता था, अगर मुझे लाइक जल्दी जल्दी कंप्लीट करना था तो 2x पे करके 3 क्लासेस भी हो जाती थी मेरी। तो उस टाइम पे तो ऐसा होता था मैम कि क्वेश्चंस कर लिए, हो पा रहे हैं तो कर लिए, नहीं मतलब बहुत ऐसा अजीब सा था उस टाइम पे जब पहला वाला नॉर्सेट, क्योंकि पता नहीं था मैम कि कैसे करना है, और चीज़ें तब हम न्यू सीख भी रहे थे, तो नहीं हो पाया था उस टाइम पे। लेकिन उसके बाद जब रिवीजन वाला था तो वो मैं अच्छे से बता सकती हूँ कि रिवीजन वाला मैंने कैसे किया। तो मैंने ऐसे करती थी कि मैं अपने सुबह उठ के या सोने से पहले, प्रीवियस डे सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बना लेती थी कि मुझे नेक्स्ट डे ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो वो फिर ऐसा होता था कि फिर उसमें 5 घंटे लग जाएँ, 6 घंटे लग जाएँ, 10 घंटे लग जाएँ, मुझे वो कंप्लीट करके ही सोना है। तो ये चीज़ करती थी मैं। और जो संडे था वो मैं फ्री रखती थी अपना, कि जो भी बैकलॉग पूरे वीक का जो रह गया है, क्योंकि ऐसा कभी कभी तो नहीं हो पाता ना कि आप जो मतलब अपना शेड्यूल रखते हो नहीं हो पाता है, तो वो भी मैं संडे को करती थी। और संडे को रिवीजन, अगर कुछ जो मुझे एक्स्ट्रा न्यू पॉइंट्स मिलते थे उनका रिविजन, एंड क्वेश्चंस तो रोज के वही 500 करना ट्राई करती थी मैं करना। चलो तो देखा आपने कैसे इन्होंने अपने स्टडी आवर्स को मैनेज किया, 24 आवर्स को आपको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, बातें कर रहे हो आप लोग, गुड आफ्टरनून, बातें मत करो। ठीक है, जो क्वेश्चंस हैं, जो जानना चाहते हो वो जान लो। समझ में आ रहा है फोटो में क्या रखा, मतलब फोटो ये है वो है, मतलब ऐसा उससे क्या होता है, अब तैयार होके कोई बैठ जाएगा वो अलग ही दिखेगा, आपके अलग ही क्वेश्चन होते हैं, मतलब मानना पड़ेगा भाई आपको। ठीक है चलो तो क्लास को एक बार लाइक एंड शेयर कर दो, और बाकी जो क्वेश्चंस आप जानना चाहते हो टॉपर से, बार बार ये सामने नहीं आएंगे, क्योंकि अगर ये एक बार जॉब में चले गए तो फिर आपके सामने थोड़ी ना आएंगे। तो अभी जो डाउट्स है वो आप डायरेक्ट लाइव क्लासेस में पूछ सकते हो, इसलिए क्लास को लाइव किया गया है। ठीक है, अब चलो जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं इनसे पूछ लेती हूँ, हाउ यू कवर ऑल द सब्जेक्ट्स, मतलब ये अपने, जैसे आपको पता है नर्सिंग में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इन्होंने अपने सब्जेक्ट्स को कैसे कवर किया। ठीक है, इन्होंने अपने सारे नर्सिंग के सब्जेक्ट, फंडामेंटल है, साइकेट्रिक है, इसको कैसे मैनेजमेंट किया, कैसे 4 महीने में सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया, कितनी बार रिवाइज किया, ये सारी चीजें संप्रति से जानते हैं।
मैम जो माइनर सब्जेक्ट्स थे मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, बस इतना था कि मैंने यहाँ की जो क्लासेस थी वो एक बार देख ली थी, बस नोट्स बना लिए थे एंड शायद लास्ट मिनट में वो रिवाइज़ भी नहीं कर पाई थी। मैं करना चाहती थी पर मैं नहीं कर पाई थी क्योंकि टाइम का थोड़ा शॉर्टेज था। लेकिन इन्होंने जो पढ़ाया था नर्सिंग एक्सपर्ट में, मतलब रिसर्च और जो मैनेजमेंट बाकी जो चीज़ें हैं जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं, न्यूट्रिशन वगैरह, वो मतलब उस टाइम पढ़ा था तो वो मतलब जितना याद था उतना, उस पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था मैम, टू बी ऑनेस्ट। बाकी जो मेजर सब्जेक्ट्स थे उनको तो मैंने करा था अच्छे से। पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। तो ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिन्हें आपने रिवाइज नहीं किया था और ऐसे ही छोड़ दिया था, मतलब कि भाई मुझे हो नहीं पाया? ऐसा होता है ना कि ये सब्जेक्ट्स चलो मैंने पढ़ लिया, मेरे माइंड में है, अगर आया तो एक दो कर लूँगी, लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं इसे मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि आपके पास बहुत कम टाइम था इसको करने के लिए। तो आपने कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट को कि बार बार रिवाइज किया था और कौन से ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें कि बस ऐसे ही किया था? वो सब्जेक्ट्स बताओ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग करी थी मैंने अच्छे से। मैंने ओबीजी बहुत अच्छे से करी थी क्योंकि ओबीजी एक टाइम पे मेरा थोड़ा वीक था, तो फिर मैंने उस पर इतना कर लिया कि वो फिर मतलब अब शायद मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट ओबीजी है। हाँ, और साइकेट्री बहुत छोटा सब्जेक्ट है, तो वो आप बहुत अच्छे से अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो उसमें से मेजॉरिटी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। तो वो भी अच्छे से मैंने करा था। पीडिया भी करा था। मैंने छोड़े थे सब्जेक्ट मैम लाइक रिसर्च छोड़ दी थी, और नर्सिंग एजुकेशन एंड सोशियोलॉजी, इस टाइप के सब्जेक्ट्स। न्यूट्रिशन भी मतलब ऊपर जो ऐसा था कि जो बार बार क्वेश्चन रिपीट होते थे वो अच्छे से रट लिए थे मैंने, बाकी लाइक ऐसे प्रॉपर नहीं पढ़ा था। मतलब बस जो यहाँ पे क्लासेस हुई थी वो आपने नोट्स बनाया था बस, बाकी बार बार रिवीजन नहीं किया था। चलो, तो आप जो ये जैसे आप इन्होंने पूरा कोर्सेज किया था और प्रैक्टिस भी पर डे कैसे मैनेज किया ये भी आपने जाना। अब हम जानते हैं, वैसे मनीषा का एक क्वेश्चन यदि आपने बुक रेफर की थी, आपने किसी सब्जेक्ट के लिए, जैसे इनका मनीषा का क्वेश्चन है कि आपने कोई बुक भी रेफर की थी, जैसे नोट्स हम तो देते हैं हर सब्जेक्ट का, इसके अलावा कहीं आपको लगा कि कोई बुक मुझे रेफर करनी चाहिए, लाइक डीसी दत्ता ओबीजी के लिए, ओपी गई मुझे पीडियाट्रिक्स के लिए, ऐसे कोई किसी सब्जेक्ट के लिए आपने बुक रेफर किया था क्या? नहीं, बुक रेफ़र करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, लेकिन ओबीजी में हाँ, जैसे मैम ने बताया कि डीसी दत्ता अच्छी बुक है। आपने अपने कॉलेज टाइम में तो पढ़ा ही होगा, फिर उसका क्रक्स निकाल के ही तो यहाँ पे इवन उससे भी बेटर अच्छे तरह से आपको याद हो, ऐसे करके यहाँ पे जो नोट्स मिलते हैं जो सारे फैकल्टीज़ देते हैं, तो फिर वो ज़रूरत नहीं पड़ी थी मैम बुक्स रेफ़र। ठीक है, और प्रिपरेशन के लिए मनीषा जी का क्लियर हो गया। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकते हो, बाकी आपको पता चल गया इन्होंने बुक रेफर नहीं किया, क्योंकि देखो कोचिंग इंस्टीट्यूट क्यों बना है? आपकी हेल्प के लिए, ठीक है, जिससे कि आपको कम टाइम में, शेड्यूल टाइम में, क्योंकि आपको पता है इतना टाइम नहीं मिलता, जैसे कि नेक्स्ट नॉर्सेट भी प्लान हो गया है, नॉर्सेट 5, तो जो कोचिंग वाला हमारा काम ही क्या है, कोचिंग वालों का काम क्या होता है कि आपको हर सब्जेक्ट का क्रीमी मटेरियल प्रिपेयर करके आपके सामने डाले, जिससे आप उसको पढ़ के एग्जाम में अच्छे से क्रैक कर पाओ। इसी पे जो है वो हम काम करते हैं। तो इसीलिए संप्रति को शायद से कहीं जरूरत नहीं लगी कि वो, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी नॉर्सेट का एग्जाम दिया था, उन्हें पता था कि उनकी क्या गलती रही है, फिर भी वो फुल्ली फोकस्ड किस पे थी? अपने नोट्स पे। समझ में आ रहा है? क्योंकि उन्हें पता था कि ये इनफ है, लेकिन मेरी गलती रही है, कहीं ना कहीं मैं रिवाइज नहीं कर पाई, सारे सब्जेक्ट्स को नहीं कर पाई, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं हो पाई। तो अभी संप्रति से जानते हैं कि थियोरी और एमसीक्यूज की प्रैक्टिस को पर डे कैसे मैनेज किया, कितने आवर्स वो थियोरी को देते थे, कितने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते थे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बताओ आप एक बार। क्वेश्चंस आपको, जैसे मैंने अपना रखा था कि पर डे 500 क्वेश्चंस करने हैं, पर बुक के सेम क्वेश्चंस करने कभी ना कभी ऐसा होता है कि थोड़ा बोरिंग हो जाता है, इसलिए एक टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है। आप एक टेस्ट सीरीज़, अच्छी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करिए, तो उसमें आपके पर डे हो जाएंगे 200-300 क्वेश्चंस। बाकी और जो 200 क्वेश्चंस वो प्रीवियस ईयर्स बार बार करिए, और आप जब पढ़ते हो तो आपको पता लग जाता है कि ये जो है हाई यील्ड टॉपिक्स हैं, तो इनके क्वेश्चन जैसे कि इम्यूनाइजेशन और ब्रेस्ट फीडिंग, ये हाई यील्ड टॉपिक्स, इनसे हर बार क्वेश्चंस आने हैं, तो ये आप इतने अच्छे से कर लो, जितने क्वेश्चन से सारे कर लो, बार बार कर लो, तो वो हो जाता है अच्छे से। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं, लाइक मनीषा और श्वेता ने कुछ क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से की? क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से किया था? अच्छा, क्या 2 महीने में प्रिपरेशन हो सकता है? दी क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कौन सी बुक ली थी आपने? इट वॉज नॉट अबाउट लुक्स, इट वॉज अबाउट मार्केटिंग। चलो ठीक है, आप बता दो, जी क्वेश्चन है वो बता दो आप। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कहाँ से? देखो क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना उसका आंसर। ओके,
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मनीषा दो ही बुक्स मैंने रेफ़र करी थी, एक टारगेट हाई और एक पीआर यादव। पर मैं आपको मतलब सजेस्ट करूँगी, अगर आपके पास इनफ टाइम है, कि आप वो जो एनक्लेक्स के सॉन्डर्स या मॉसबी आती है उसके क्वेश्चंस भी आप कर लोगे। आपके अगर कंसेप्ट क्लियर हैं तो आप ट्राई कर सकते हो, वाले क्वेश्चंस भी हो जाएंगे अच्छे से। ठीक है, तो बुक के बारे में पता चल गया। अब इनका क्वेश्चन है, क्या 2 महीने में ये प्रिपरेशन कर सकते हैं? जैसे निधि ने क्वेश्चन पूछा है, क्या 2 महीने में प्रिपरेशन हो सकती है क्या? नहीं निधि, बहुत बहुत मतलब आपको बहुत डेडिकेटेड होकर करना पड़ेगा अगर आप 2 महीने में करना चाहती हैं, पर बहुत प्रॉब्लम होगी आपको 2 महीने में, मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। देखो, 2 महीने में अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है, जैसे कि अगर आपने पहले मान लो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आपने कोचिंग या आपके सारे सब्जेक्ट्स क्लियर है, तो 2 महीने में आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस और नोट्स रिवीजन के साथ कर सकते हो। देखो, इम्पॉसिबल तो नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं है। हाँ, रैंक की बात करें कि 100 मतलब में आना है या टॉप 10 में आना है, वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट आपको तो सिलेक्शन चाहिए। तो आप 2 महीने में क्वेश्चन प्रैक्टिस और अपने नोट्स के साथ कर सकते हो, इफ अगर आप 24 घंटे को अच्छे से मैनेज करते हो तो। ठीक है, तो वही है कि इम्पॉसिबल तो कुछ है नहीं, है ना, तो कर सकते हैं हम। ठीक है, चलो अब संप्रति से ये जानते हैं कि जैसे कि इस बार नॉर्सेट में ऐसा हुआ था, सिनेरियो बेस्ड का एक मैसेज आया था, है ना, आपको भी ये इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि इस बार जो नॉर्सेट होने वाला है वो सिनेरियो बेस्ड होने वाला है। तो क्या हर स्टूडेंट की तरह आप भी इस तरह से घबराए थे कि पता नहीं इस बार का नॉर्सेट क्या होगा, कैसा रहेगा और मैं कैसे मैनेज करूंगी और मुझे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है? जैसे स्टूडेंट ने, बहुत सारे स्टूडेंट के ऐसे थे जिन्होंने सिनेरियो बेस्ड आते ही अपने जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी थी उसको चेंज कर दिया था। तो क्या आपका भी ऐसा रहा था इस बार के नॉर्सेट सिनेरियो बेस्ड को देख के आपने चेंज किया था कुछ? जब ये मैसेज आया था, शायद 1 मंथ पहले आया था ये वाला मैसेज कि सिनेरियो बेस्ड होंगे, तो सब स्टूडेंट की तरह मैंने भी ऐसा सोचा था कि पता नहीं सिनेरियो बेस्ड अब क्या होता है। लाइक हम तो नॉर्मल थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चंस करते हैं, सिनेरियो बेस्ड तो लाइक एवरी नॉर्मल स्टूडेंट मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट कर दिया था कि कहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन। पर हर जगह जो मैंने थोड़े से क्वेश्चंस देखे तो मुझे समझ आया कि कंसेप्ट तो सेम ही है ना, बस आपको एप्लीकेशंस आना चाहिए। और थोड़ा सा मुझे ये भी लगता था कि जैसे मैंने सफदरजंग से करी है तो मैंने देखा है, क्लिनिकल मैंने करा है, तो मैं कर लूँगी, एनालाइज हो जाएगा। तो मैंने फिर इतना ध्यान उस पर छोड़ दिया। फिर मैंने अपने नॉर्मल अपना बेसिक कर रही थी, मैं अपना शेड्यूल में उसी पर स्टिक थी, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। ठीक है, अब निशा का एक क्वेश्चन है, मैम लास्ट ईयर क्या कमी रही थी मैम जिसकी वजह से, मतलब जैसे आपकी लास्ट, इनका क्वेश्चन ये है निशा का कि लास्ट टाइम आपकी जैसे 5000 प्लस रैंक थी, बट इस बार आपने ऑल इंडिया 9 किया, तो पिछले वाले से प्रिपरेशन से अभी तक में आपने क्या ऐसा चेंजेस किया? क्या आपको लगा था कि आपकी क्या कमी रह गई है? तो वो इनको बता दो एक बार, निशा। लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि मैं ना बस कंटेंट गैदर कर रही थी, मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रही थी, बस मैं कंटेंट लिख रही थी, मैं क्लासेस सुन रही थी, मैं क्लासेस लिख रही थी, और मतलब मैं रिवाइज तो कर ही नहीं पा रही थी। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो शायद मैंने टोटल भी 500-600 क्वेश्चन, मेरे टारगेट हाई भी कंप्लीट नहीं हुई थी, मेरे पीआर यादव भी कंप्लीट नहीं हुई थी। तो मुझे पता था कि नहीं होने वाला, मेरी गलतियां हैं, नहीं होने वाला। पर वही है कि एक बार आप देते हो कि हाँ, एग्ज़ाम तो देख के देखें कि कैसा होता है। वो मेरे साथ लाइफ का फर्स्ट एग्ज़ाम था, नर्सिंग ऑफिसर्स का फर्स्ट एग्ज़ाम था, तो वो नहीं हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, ऐसे रिवाइज़ तो करना पड़ेगा। इवन अगर तो आप सारा रिवाइज़ नहीं कर रहे हो तो जो हाई यील्ड टॉपिक्स है वो आपको बार बार रिवाइज़ करने ही हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो शायद हर कोई बोलता होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसा कि आपका क्वेश्चन था कि क्या कमी रह गई थी, जैसा निशा ने पूछा था, तो इन्होंने बताया है कि इनकी क्या गलती रही थी, इनकी बुक कंप्लीट नहीं हो पाई थी क्योंकि इन्होंने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस की ही नहीं थी, ना ही अपने नोट्स रिवाइज कर पाए थे। तो आपको पता चल गया कि इनका एक तो रिवीजन की लास्ट टाइम जो 5000 प्लस रैंक आया, इसमें इनका ना तो नोट्स रिवाइज हो पाया था, ना ही इनकी एमसीक्यूज प्रैक्टिस जो है, जो एमसीक्यूज कर पाए थे, बुक भी कंप्लीट नहीं हुआ था। जो भी एमसीक्यूज की बुक होती है उन्हें कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो शायद ये कमी रह गई थी। और इस पे इन्होंने इस वाले नॉर्सेट में बहुत अच्छे से, नॉर्सेट 4 में इस पे बहुत अच्छे से काम किया था कि मेरी ये जो कमी रही है वो मेरे इस नॉर्सेट में ना रहे, अपना फुल 100% इन्होंने दिया था, जो कि हर स्टूडेंट देता है, लेकिन एक राइट वे में देना होता है। पास आउट ये 2022 के पास आउट है, ठीक है भावेश, ये 2022 की सफदरजंग हॉस्पिटल से पास आउट है, ठीक है। चलो, तो आपने रिवीजन कितनी बार किया होगा एग्जाम नॉर्सेट से पहले, कितनी बार रिवाइज कर लिया होगा ये बताओ? आपको कंप्लीट तो हो गया था आपका, फिर रिवीजन का रहा, तो रिवीजन कितनी बार किया आपने? 2-3 बार हो गया होगा रिवीजन, तो हर सब्जेक्ट का? हाँ ऑलमोस्ट, मतलब मेजर वाले तो हो गए होंगे, जो माइनर वाले तो मैंने बताया मैम, मैंने नहीं कर पाई। हाँ मेजर वाले हो गए थे 2-3 बार।
नर्सिंग भावेश इन्होंने सफदरजंग हॉस्पिटल से की थी, 2022 में ये पास आउट थे। 1260 रैंक पे एम्स मिल जाएगा, दिल्ली का तो गारंटी नहीं है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैम इस बार का पैटर्न कैसा होगा, बिकॉज लास्ट टाइम का तो बहुत ही अलग था। देखो पैटर्न तो हर बार एम्स में ऐसा ही रहता है, अब सिनेरियो बेस्ड था तो इस बार का जो है ऑलमोस्ट हम बोलेंगे सारे क्वेश्चन ही लेंदी वाले डाले हुए थे, जबकि लेंदी क्वेश्चन तो एम्स देता है, वो हर बार देता है, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा थे। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार एम्स ने ऐसा क्वेश्चन डाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ पूरा 180 क्वेश्चंस हम बोल सकते हैं। 180 तो नहीं था, कुछ क्वेश्चंस तो डायग्राम के इजी भी थे, लेकिन वो ज्यादा नहीं थे। हाँ वो 10 जो है वो कुछ कम ही क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ऐसा ही पैटर्न रहने वाला है आगे भी, ठीक है। तो आपको अपने आप को उसी हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो रिवीजन का इन्होंने बता दिया, रिवीजन इन्होंने 3 टाइम्स इनका हो गया था नॉर्थ सेट से पहले। तो देखो चीजों को कवर करना ही मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको रिवाइज करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट जॉब की थी क्या आपने? इन्होंने प्राइवेट जॉब की ही नहीं। देखो ये सफदरजंग हॉस्पिटल से पास आउट है और गवर्नमेंट से पास आउट करने होने के बाद प्राइवेट में कहीं में भी मन लगता नहीं है करने का, ठीक है। चलो, तो क्या आप सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि सोशल मीडिया को आप कितना टाइम देते थे और आपका ऐसा रहता था कि सोशल मीडिया से आपको कुछ हेल्प मिली हो? ऐसे आपको बताना है, सोशल मीडिया अगर यूज करते थे तो कितने टाइम यूज करते थे? सोशल मीडिया में कोई हेल्प नहीं मिलती, ये बस शायद कहने की बातें हैं कि मिल जाती है हेल्प, पर मुझे तो आज तक सच में नहीं मिली कोई हेल्प। पर हाँ मैं बहुत टाइम वेस्ट कर देती थी, मैं शायद दिन के 3-4 घंटे रील्स ही देखती रहती थी पहले, पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं ये बहुत टाइम जा रहा है इसमें। तो फिर मैंने सेल्फ डिसिप्लिन करने के लिए मैंने टाइमर लगा लिया था कि 2 घंटे रखे थे मैंने अपने सोशल मीडिया के लिए। 2 घंटे बाद वो ऐप ही बंद हो जाता था मेरा, तो मैं पूरे 24 आवर्स में फिर वो खोल ही नहीं पाती थी, फिर नेक्स्ट डे एक्टिव होता था। तो ये मैंने ऐसा करा था सोशल मीडिया मैनेज करने के लिए। कैन यू प्लीज शेयर योर नर्सिंग एक्सपर्ट जर्नी? हाँ, नर्सिंग एक्सपर्ट जर्नी के बारे में वो जानना चाहते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा। नर्सिंग एक्सपर्ट जर्नी हमने जस्ट पास आउट ही किया था अपना ग्रेजुएशन, और हमने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया था। हमने महावीर सर से बात करी थी और हमने ज्वाइन कर लिया था। फिर हमने सर से यही पूछा था कि सर हमारे पास 4 महीने हैं, इसमें हो जाएगा क्या? तो सर ने कहा था कि हाँ कोशिश करो, क्यों नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे सारे हमने ऑनलाइन कोचिंग ली थी, तो सारे टीचर्स ने भी बहुत मोटिवेट किया कि हाँ हो जाएगा, अच्छे से पढ़ो, और कुछ भी डाउट हो तो यहाँ के जो सारे फैकल्टीज़ हैं वो इतने अच्छे हैं कि आप उनको मैसेज कर सकते हो, उन्हें कॉल कर सकते हो, वो ऑलवेज़ रेडी रहते हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो बहुत सही जर्नी थी मेरी तो नर्सिंग एक्सपर्ट्स की। मैम ऑनलाइन क्लासेस ली, ऑफलाइन क्लासेस नहीं, ऑफलाइन क्लासेस मैंने कभी नहीं ली निशा, ऑफलाइन क्लासेस नहीं ली। ये ऑनलाइन की स्टूडेंट है, इन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ही लिया है। ऑफलाइन तो अभी शायद फर्स्ट टाइम विजिट किया है इन्होंने, वो भी हमारे इंटरव्यू के लिए हम बुलाया गया है इन्हें, क्योंकि ये लखनऊ में वर्किंग है अभी SGPGI, राइट। तो अभी 1 मंथ हुआ है, वहाँ ज्वाइन किया है। अब मैं बता दूं इन्होंने जिपमर में भी 19th रैंक ली थी, 16th रैंक थी इनकी। तो देख लो, जो मेहनत करते हैं तो उसका फल तो मिलता ही है, समझ में आ रहा है। कर्म करोगे तो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इनकी 5000 रैंक के साथ इनकी गलती का पता चला कि मेरी क्या गलती रही और उस पर इन्होंने काम किया। उसके बाद इन्होंने जो एग्जाम्स दिए उसमें कहीं ना कहीं बहुत अच्छी रैंक के साथ इनका सिलेक्शन हुआ, जैसा कि जिपमर में भी इन्होंने 16th रैंक लिया, और उसके हाँ स्किल टेस्ट भी यहाँ पे हुआ था, ठीक है। जिपमर यहाँ पे आके इन्होंने स्किल टेस्ट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्किल टेस्ट का भी रहता है जो कि हम ऑफलाइन बैचेस में करवाते हैं, और यहाँ पे स्किल टेस्ट भी इन्होंने लिया था आके, ठीक है। और उससे इनको बहुत हेल्प मिला था और इन्होंने जिपमर में अच्छा रैंक स्कोर किया, और वैसा ही इन्होंने नॉर्सेट में बहुत अच्छा रैंक स्कोर किया है, जैसा कि आपको तो पता ही है, यहाँ पे तो शो हो ही रहा है, 9th रैंक पे है समृति, ठीक है। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 7 to 8 years? ये तो UPPSC स्टाफ नर्स का एग्जाम कब हो सकता है? माइनर सब्जेक्ट लाइक रिसर्च कहाँ से पढ़ी? एक क्वेश्चन है प्रज्ञान प्रमिलता, माइनर सब्जेक्ट्स के रिसर्च कहाँ से पढ़ी थी? रिसर्च बस नर्सिंग एक्सपर्ट से, बस ऑनलाइन क्लासेस ली थी, और बस उतना ही, बस नोट्स बना लिए थे, मैं रिवाइज भी नहीं कर पाई, पर हाँ उतना ही इनफ था रिसर्च के लिए।
तो देख लिया। और अगर आपको कोई डाउट है जो कि आप एक टॉपर से जानना चाहते हो, क्योंकि देखो हमारे सामने अभी क्या है, नॉर्सेट 5 है, आप सबके सामने नॉर्सेट 5 है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो पाता, या मैं एमसीक्यूज कितना करूं, मैं थ्योरी को कितना रिवाइज करूं, जो भी आप जानना चाहते हो, देखो सबकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी अलग अलग होती है। लेकिन फिर भी अगर आप टॉपर से कुछ जानना चाहते हो, क्योंकि हमने इतनी दूर से इनको बुलाया है, तो आप पूछ सकते हो। आपकी जो भी क्वेरीज है रिगार्डिंग द प्रिपरेशन, आप संप्रति से जानना चाहते हो तो जान सकते हो। ठीक है, अब 24 आवर्स का टाइम मैनेजमेंट तो इन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ये टाइम कैसे मैनेज कर देते हैं। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में ऐसा कुछ रहता था कि मुझे यहाँ से कुछ करना है, यूट्यूब क्लासेस का कुछ आपको हेल्प लगा कि मतलब मैं जो नर्सिंग एक्सपर्ट का है उसे जैसे हमारे क्या होते हैं यूट्यूब पे एमसीक्यू सेशन भी होता है, ठीक है, और मैराथन क्लासेस भी होती है जो कि 5-6 घंटे में पूरे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते हैं। तो यहाँ से आपको कुछ हेल्प लगा कि मेरा सब्जेक्ट्स रिवाइज हुआ है? जो यहाँ पे डेली क्लासेस आती हैं वो मैं ले लेती थी रात को, मतलब 1 घंटे का ही होता था, आप बहुत आराम से ले सकते हो। आप इवन वो ऐसे कि आपको अच्छे नॉर्मली आप ऐसे भी ले सकते हो वाली क्लास। और जो मैराथन क्लासेस उनके लिए बहुत बेनिफिशियल हैं, जो पूरा अपना रिवाइज़ नहीं कर पाए हैं उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि वो एकदम लाइक क्रीम चीज़ें जो होती हैं ना उसकी, वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं और उसमें से मेजॉरिटी चंक आता है एग्ज़ाम्स में। तो वो आप अगर लेते हैं वाली क्लास तो बहुत अच्छे से फोकस होके लीजिए। मैंने ली थी, मुझे हेल्पफुल लगी थी। ठीक है, और नर्सिंग एक्सपर्ट में जो हमारे डायरेक्टर सर है महावीर सर, उनका पूरा सपोर्ट हर स्टूडेंट को रहता है। तो आपको सर का सपोर्ट जो रहा है और आपकी जर्नी में जो सर ने आपको हेल्प किया है उसके बारे में अगर कुछ बोलना चाहते हो सर के बारे में तो? जब हम फर्स्ट टाइम जब सर से बात करी थी तो हमने ये कहा था कि सर हो जाएगा ना 4 महीने में। तो सर ने ही मोटिवेट किया था कि हाँ हो जाएगा, अच्छे से पढ़ो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे सीनियर्स का भी हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि हो जाएगा, इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर जब नहीं हुआ 22 वाला नॉर्सेट, तब भी हमने सर से बात करी थी कि सर, तो सर ने कहा था कि क्या क्या कमी रह गई थी। उन्होंने खुद ही मुझसे पूछा था कि क्या कमी रह गई थी। तो मैंने बताया कि सर मैं नहीं कर पाई थी रिवाइज, तो अगर उसी पे काम करो, जब आपको पता है आपकी वीकनेस क्या है तो उसी पे काम करो। और जब जिपमर में मेरी रैंक आई तो मैंने बताया नहीं था यहाँ पे सर को, क्योंकि स्किल टेस्ट पेंडिंग था। तो फिर ऐसा था कि अगर नहीं होता तो फिर मैं कैसे बताती। हाँ, तो इसलिए मैंने नहीं बताया था सर को। फिर सर ने ऐसे बताया था कि बताया क्यों नहीं, बताना चाहिए था। और फिर स्किल टेस्ट भी अरेंज करी सर ने, फ्री में स्किल टेस्ट अरेंज करा था। तो स्किल टेस्ट में ऐसे था कि मतलब स्किल टेस्ट कभी दिया नहीं था, पहली बार, शायद सारे इंस्टीट्यूट में होता भी नहीं है, सिर्फ एक जिपमर में ही होता है स्किल टेस्ट। तो हमें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे होता है। तो फिर सर ने जब फ्री जो अरेंज किया था स्किल टेस्ट, उसने बहुत लाइक मेंटली भी वो किया था कि हाँ हो जाएगा, जब यहाँ पे तुम्हें चीज़ें समझ में आ रही है, तुम नई चीज़ें सीख रहे हो, तो वहाँ भी जाके हो जाएगा, इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ऐसे तो बहुत सपोर्ट रहा है सर का लाइफ में। तो सर का जो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा माइंड डाइवर्ट होता है, तो मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। चाहे आपकी फैकल्टी आपको डेली बेसिस पे मोटिवेट करती हैं, या फिर जैसे डायरेक्टर सर हैं यहाँ पे, महावीर सर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्टूडेंट को रहता है, हर टाइप से रहता है आपको। वो चाहे आपकी प्रिपरेशन में, आपकी जर्नी में, कहीं पर भी आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो सर बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। इवन सारी फैकल्टी हमारी बहुत अच्छे से गाइड करती है हर सब्जेक्ट को। सर का गाइडेंस तो रहता ही रहता है, सर का हाथ तो सिर पे है ही, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमारी हर फैकल्टी हर सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर, बहुत ही मैनेज्ड वे में करवाती है, जैसा कि संप्रति ने भी बताया है आपको, और जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे बताएंगे। जैसे कि श्वेता का मैसेज आया है, मैम जैसे हम जैसे लोग के लिए आज का लाइव बहुत बेनिफिशियल है, बिकॉज मैं नहीं जनवरी से नर्सिंग एक्सपर्ट की ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये भी ऑनलाइन की स्टूडेंट ही है। हाउ यू मेक योर शेड्यूल, शेयर योर टिप्स एंड हाउ यू हाईलाइट योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड हाउ यू लर्न। रूबी को बताओ। रूबी हाईलाइटिंग का ऐसे है कि आप ना जब आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लोगे तो सर या मैम जो भी पढ़ाते हैं फैकल्टीज़, वो कुछ चीज़ों पे बहुत लाइक फोकस करके बोलते हैं कि ये अच्छे से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। तो तभी के तभी आप उसको हाईलाइट कर लो, और जब आप इवन क्वेश्चंस भी करते हो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस थोड़े हाई यील्डिंग है, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, या फिर उसके आसपास के क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। तो उन्हीं चीज़ों को आप हाईलाइट कर लो और उनको बहुत अच्छे से पढ़ते रहो बस बार बार। पर इसका मतलब, लेकिन एक और चीज़ बताना चाहूँगी मैं कि ऐसा नहीं जब आप नोट्स रिवाइज़ करते हो कि ऊपर से निकालने हैं, ऐसा नहीं। आप चाहे कम नोट्स रिवाइज़ करो, लेकिन जो करो वो अच्छे से करो, मतलब कंसेप्ट समझ के करो, क्योंकि आपको अप्लाइड ही आएगा। अब ऐसा नहीं आएगा कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, अब आपको अप्लाइड ही आएगा।
जाएगा, तो आपको वो कंसेप्ट अप्लाई भी करना है, तो कंसेप्ट अच्छे से समझ के फिर करिए, हो जाएगा। इन्होंने पूछा है सॉन्डर्स या मॉस्बी। इन्होंने सॉन्डर्स मॉस्बी रेफर नहीं किया था क्योंकि इन्होंने नोट्स पे ज़्यादा रिलाई किया था, क्योंकि सब स्टूडेंट का अलग अलग होता है। इन्होंने एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए 2 बुक बताया, सिर्फ उसी पे स्टक किया था इन्होंने, उन्हीं 2 को अच्छे से बार बार रिवाइज करके पढ़ा था। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को तो इन्होंने पूछो ही मत कितनी बार किया था, बहुत बार इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस किए हैं। तो अगर मैं आपको बताती हूँ सॉन्डर्स या मॉस्बी में से अगर आप स्टार्ट कर रहे हो एनक्लेक्स को, तो सबसे पहले सॉन्डर्स को प्रेफर करो, ठीक है। और सॉन्डर्स के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं, 2-3 टाइम्स रिवाइज कर लिया है, फिर आप मॉस्बी के क्वेश्चंस को कर सकते हो अगर आपके पास टाइम है तो। आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर हाउ मच टाइम डिड यू टुक अ ड्रॉप? Like and after graduation for how? After graduation, how much time did you took a drop? 4 months and 7 months. पहले 4 मंथ्स में जो नॉर्थ से 20 मैंने लाइक मैं मई की पास आउट हूँ, तो 4 या 5 मंथ्स में सितंबर में नॉर्थ से 22 दिया था। उसके बाद 2 लाइक सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो दिसंबर में मेरा जिपमर क्लियर हो गया था, तो लाइक 7 to 8 months. 7 to 8 months. Like and share your answer. डियर संप्रति, आपसे अगर डीपली स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करने को एक सब्जेक्ट को कितने दिन में डिवाइड करके फॉर नॉर्सेट 5 प्लीज सजेस्ट। श्वेता यादव का ये क्वेश्चन है, प्लीज इनको अच्छे से आप गाइड करो। श्वेता, ये तो देखो अपनी कैपेबिलिटीज़ पे होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। पर ऐसा ना मतलब अपने आप को प्रेशराइज मत करो कि इतने ही दिन में कंप्लीट करना है। आप जितना कर सकते हो वो अच्छे से मतलब अपना शेड्यूल रेडी करो। जैसे अगर आपको ओबीजी 10 डेज़ में करनी है, किसी किसी को 2 वीक्स भी लग सकते हैं वो करने में, लेकिन वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना है। देखो, आप अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप अच्छे से जान सकते हो। जैसा कि संप्रति से आप ये सीख सकते हो कि उनका ओबीजी बहुत ज़्यादा वीक था, बट उन्होंने उस सब्जेक्ट को अभी इतना अच्छे से प्रिपेयर किया, अपनी वीकनेस पे काम किया और उस ओबीजी सब्जेक्ट को इतने अच्छे से प्रिपेयर किया कि आज उनका ये फेवरेट सब्जेक्ट है। समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को पहचानो कि कौन सा स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। जो वीक है अभी टाइम है, उस पर काम करो, उसको अपना स्ट्रांग करो। ये जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप उसे कवर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप क्वेश्चन में फंस जाओगे जब एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचानो, डायरी बनाओ, जो गलतियां हो रही हैं उसको लिखो और उस पर काम करो। सॉन्डर्स की थ्योरी इंपॉर्टेंट है या सिर्फ एमसीक्यूज? देखो, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप सॉन्डर्स की स्टडी पढ़ सकते हो, बट अगर आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है तो मेरे हिसाब से कहीं भी सॉन्डर्स की थ्योरी की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। कॉलेज में 4th ईयर में कैसे मैनेज करें, स्पेशली इन सफदरजंग वेयर देयर आर लॉट्स ऑफ असाइनमेंट्स? निशा चौधरी शायद सफदरजंग से हैं, आप इनको गाइड करो, ये 4th ईयर की स्टूडेंट है जिससे ये नेक्स्ट नॉर्सेट में टॉप करे। निशा, जो हमारे 4th ईयर के सब्जेक्ट हैं, मेजरली ओबीजी जो है वो हम 4th ईयर में देखो, जो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स हैं कम्युनिटी और ओबीजी, तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो क्योंकि 4th ईयर में इतना असाइनमेंट्स का लोड नहीं रहता, ठीक है। और होता भी है तो आप 3 साल से सेम मतलब असाइनमेंट्स बना रहे हो, तो आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि कैसे असाइनमेंट्स बनाने हैं, तो आप इजीली असाइनमेंट्स बनाओ। और 4th ईयर में इतना सही टाइम रहता है, ओबीजी में से मेजर चंक आता है, तो आप ओबीजी स्ट्रॉन्ग कर लो 4th ईयर में, अपनी अच्छे से पढ़ लो उस टाइम पे थ्योरी के साथ साथ। मैं तो ये भी बोलूँगी कि अगर आपके क्लास में आज मान लो एक टॉपिक प्रेगनेंसी का टॉपिक हुआ है, वो आप अपने रूम में आके रिवाइज करो, और अगर आपने पीआर यादव ले रखी है, आई विल सजेस्ट कि आप अभी से ले लो, मैंने नहीं लिया था, तो ये शायद मुझे इतना टाइम लग गया ये चीज़ें समझने में, सीखने में, तो आप अभी ले लो। आप अपने क्वेश्चंस का टॉपिक वाइज दे रखे हैं पीआर यादव में क्वेश्चंस, तो आप वो तभी सॉल्व कर लो, आपको ज़्यादा अच्छे से रिटेन रहेगा वो टॉपिक। देखो, भावेश ने बोला 6 बार मैंने एनक्लेक्स कर ली, 6 बार कोचिंग कर ली, अभी तक नहीं हो पा रहा है, कैसे करें? हाँ भावेश, मैं आपके मैसेज देख रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आपके जो एमसीक्यूज प्रैक्टिस है, अगर आपने पढ़ ली है तो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही है। सिर्फ पढ़ना और उसे समझ के उस पर काम करना, इसमें फ़र्क होता है। तो सिर्फ एक बार रीडिंग लगाने से नहीं होगा, उसको टाइम शेड्यूल करके उसे चीज़ों को समझो, अपनी गलती को समझो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। आप एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करो, उसमें देखो आपकी गलती कहाँ हो रही है और उस पर काम करो। अभी किसी का क्वेश्चन भी आया था एक, देखते हैं अभी।
ये था इनका डू द असाइनमेंट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रिपरेशन एज दे वांट हेल्प इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कीप प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने बोला है, बिल्कुल सही। भूल जाते हैं कोई पुराना वाला भूल जाते हैं, उसके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे? जो पहले पढ़ते हैं उसको ये भूल जाते हैं, मतलब ऐसा होता है प्रिपरेशन में, तो आपने कैसे मैनेज किया इसको? जैसे मैंने बताया था कि मैं अपना जो लास्ट मतलब जो वीकेंड है, संडे में कुछ न्यू नहीं पढ़ती थी। संडे जो पूरे वीक का जो मतलब चीज़ें हैं ना जो मैं बार बार भूल रही हूँ, वो मैं दोबारा जो मैंने हाईलाइट करके रखी थी मैं वही पढ़ती थी संडे को। तो संडे इसलिए फॉर रिवीजन। तो ऐसे अगर आप कंटिन्यूअस उस पर इंटरवल पे रिवाइज करते रहोगे तो हो जाएगा। भूलोगे तो हो ही, पर बार बार पढ़ना पड़ेगा याद रखने के लिए इसका, तो और मैम क्या होगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपने कहाँ से किए? प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, एक तो टारगेट हाई में बहुत अच्छे से दे रखे हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, मतलब मल्टीपल सोर्सेस है मैम इसके, तो ऑनलाइन भी मिल जाएंगे आपको। इवन नर्सिंग एक्सपर्ट्स में जो सीरीज़ है उसमें भी अगर आप वो सीरीज़ भी ज्वाइन करते हो तो उसमें भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस तो इंक्लूड करते ही होंगे, क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल्स होते हैं, तो इंक्लूडेड तो होते ही होंगे। मैं बताती हूँ, अभी जो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, हमने ऑल इन वन टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें डेली बेसिस पे जो है वो टेस्ट हम लेते हैं, क्योंकि इस टेस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप ऑल इन वन टेस्ट सीरीज को जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे डेली बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, आप इवेलुएट कर सकते हो। वहाँ पे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी टेस्ट के फॉर्म में किया जाएगा, जिससे आपका डिवीजन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट लाइव एप्लीकेशन जहाँ से आप क्लासेस लेते हो, वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का आप बना दिया गया है, वहाँ से आप ले सकते हो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, आप नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करें? क्वेश्चंस अटेम्प्ट मैंने किए थे 172 और मेरे करेक्ट थे 133 एंड रॉन्ग थे 39। नेगेटिव मार्किंग का एक सर ने बताया था हमें यहाँ पे कि अगर आप 3 मतलब ऐसे है ना एलिमिनेशन मेथड से आप करते हैं, ठीक है। तो अगर एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करते हैं तो अगर आप 2 ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो उस क्वेश्चंस में से, तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को, अटेम्प्ट मत करो, क्योंकि बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपके ठीक होंगे। मतलब बाई लक हो सकता है कि आपका वो ठीक हो जाए, पर कंसेप्ट तो नहीं है ना आपका, तभी आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप दो ऑप्शन मतलब एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हो तो उसे अटेम्प्ट मत करो। बाकी तो मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते हो जाता है कि कैसे, मतलब टेस्ट सीरीज अगर आप देते हो तो उससे पता लग जाता है कि कितना करना है, कैसे करना है। क्वेश्चन है, व्हेन डिड यू गेट सिलेक्टेड फॉर SGPGI एंड हाउ इज द एनवायरनमेंट देयर, एज आई एम आल्सो सिलेक्टेड देयर बट वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग। तो थोड़ा सा ये SGPGI के बारे में जानना चाहते हैं कि आप ऑलरेडी सिलेक्टेड हो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है और ये वेटिंग है अभी, तो आप बताओ। हेज़लनट, ओके, हेज़लनट मुझे अभी एक ही मंथ हुआ है ज्वाइन करे हुए। 23 जून को मैंने ज्वाइन किया था SGPGI। तो अभी हमारे SGPGI में ऐसा है कि रोटेशनल ड्यूटीज़ चल रही हैं, कि मतलब इस डिपार्टमेंट में 2 डेज़ एंडो डिपार्टमेंट, 2 डेज़ नेफ्रो डिपार्टमेंट में। तो अभी तो ऐसा स्टूडेंट वाली फील आ रही है वहाँ पे पर मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है, अच्छा हॉस्पिटल है, मतलब सही लगेगा। आप अगर आप वेटिंग कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए तो यू शुड गेट ज्वाइन देयर। देख लो, आपको SGPGI के बारे में भी पता चल गया। हाउ मच आवर्स स्टडी यू स्टडी, कितने घंटे आज, कितने घंटे आपने पढ़ाई की है? आर्ट्स का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने बताया कि मैं अपना एक शेड्यूल सेट करती, मतलब एक टारगेट सेट करती थी डे का, तो उसमें जितने भी टाइम लग जाए फिर उसके बाद मैं सो जाती थी, और कुछ नहीं, बस उतना। हाँ ना, मतलब मैंने ऐसा अपनी स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी कभी भी। सोना बहुत ज़रूरी होता है, नींद चाहिए ही चाहिए, है ना। तो अब इन्होंने प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताया है। दी आपने टेस्ट सीरीज कौन से कोचिंग से ज्वाइन की थी? यू फॉर्म, देखो 905 वैकेंसी में ज्वाइन किया था ना आपने? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। इन्होंने 905 जो वैकेंसी आई थी, क्या रैंक रही थी वहाँ पे आपकी? 140 रैंक थी। देखो, पहले 3 डिजिट, SGPGI में 140, जिपमर में 16 और नॉर्सेट में 9 रैंक। 3 डिजिट से 2 डिजिट, पहले इनकी डिजिट देख लो, 5000। कितने डिजिट हो गई 5000 में, पता है आपको? 4 डिजिट हो गई, ठीक है। और 5000 से फिर कौन से रैंक पे ये आए? 140 में 3 डिजिट पे आए। उसके बाद जिपमर में 2 डिजिट आया, 16th रैंक, और नॉर्सेट भी उन्होंने 1 डिजिट पे काम किया। ये मेहनत का फल है। तो मेहनत करोगे तो फल जरूरी मिलेगा, ऐसा कभी नहीं होता। आप मेहनत करो, एक राइट वे में करो, पॉजिटिव वे में करो,
ऐसा नहीं होता है कि हम पागलों की तरह मेहनत करें जा रहे हैं लेकिन पता ही नहीं चल रहा पढ़ क्या रहे हैं। समझ में आ रहा है? एक स्मार्ट स्टडी जो बोलते हैं, तो इन्होंने स्मार्ट स्टडी को फॉलो किया है क्योंकि इन्होंने इस शेड्यूल टाइम में 4-5 मंथ्स में इन्होंने अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर किया है कि बहुत जल्दी जो है नॉर्सेट का प्लान हो गया था, सिनेरियो आ गया था, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट जो है ऐसे चेंज भी हुए थे एग्जाम से पहले, बट इन्होंने सब कुछ मैनेज किया है। समझ में आ रहा है? तो अगर आप सच में फुल्ली डिवोटेड हो, आप चाहते हो नॉर्सेट में सिलेक्शन लेना, तो 5-6 महीने इनफ होता है प्रिपेयर करने के लिए, अगर आप चाहो तो। क्योंकि आपको काम ही क्या, आपको पढ़ना है, खाना है, सोना है, सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने आपको एक चीज बताई है हमेशा कि विद्यार्थी के जो लक्षण होते हैं, जो डिसिप्लिन होता है, उसको जरूर मेंटेन करो, जैसा कि संप्रति ने किया और हमारे सारे टीचर्स गाइड करते हैं। पूरी नर्सिंग एक्सपर्ट की पूरी टीम जो है इस चीज को स्टूडेंट पे बहुत ज्यादा बोलती है कि आपको ये फॉलो करना है। संस्कृत का श्लोक बोला था ना मैंने, आप जिन्होंने लिए क्लास उन्होंने देखा होगा क्या, काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निंद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थिनम पंचलक्षणम। तो अप्लाई कर लो, आपकी चेष्टा ऐसी होनी चाहिए कि ये मैंने अगर शेड्यूल किया है ना तो मुझे करना है, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। एमएसएन, फंडामेंटल, ओबीजी, पीडियाट्रिक, साइकेट्रिक, ये ऐसे सब्जेक्ट्स है ना, अगर इसको छोड़ दिया तो क्या ही करोगे फिर नॉर्सेट में। समझ में आ रहा है? तो इनको तो ऐसे चाट जाओ कि बस, जैसे टॉपर्स के व्यूज आप यहाँ पे सुन रहे हो, तो अप्लाई भी करना है। अगर सच में आप टॉपर बनना चाहते हो, आप चाहते हो इस सीट पे आके बैठना, और मैं भी आपका इंटरव्यू लूं, मैं भी चाहती हूँ कि आप ऐसे सेलेक्ट हो, टॉप 10 में आओ, टॉप रैंकर्स बनो, और मैं यहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल करूँ। समझ में आ रहा है? तो पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, और इससे आपको मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं। यहाँ पे जो टॉपर्स आके आपको चीजें बताते हैं, उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया है, और वो चीजें आपको बताते हैं। कहीं ना कहीं आपकी जर्नी में अगर 1-2 पॉइंट भी जोड़ लिया ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अगर आप कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। सब कुछ कर लिया, मेहनत और स्मार्ट स्टडी सब कुछ। मैम पहले तो थ्योरी कंप्लीट करना जरूरी है ना। बिल्कुल, हाँ, ये बीच में एमसीक्यू भी कर सकते हैं। हाँ देखो, अब संप्रति से ही जान लेते हैं कि इन्होंने साथ एमसीक्यूज प्रैक्टिस किया था या फिर थ्योरी कंप्लीट करने के बाद एमसीक्यूज किया था, कैसे इन्होंने मैनेज किया, संप्रति से ही जानते हैं, है ना। जैसे पहले मैंने बताया कि पहले मैं सिर्फ थ्योरी कलेक्ट करती जा रही थी, मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रही थी। तो पहले शायद मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस था कि एक बार कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगी। पर फिर लेटर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, ये बहुत ही ख़राब चीज़ है, ऐसे नहीं करना चाहिए। जो आपका जैसा आपका होता रह रहा है करते रहो। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं होंगे पर कुछ तो होंगे, उसी को ही मतलब आप करो और करते रहो, हो जाएगा। पहले साथ करते रहो, बेटर है। किस बुक से पढ़ना जरूरी है या सिर्फ नोट सफिशिएंट है? किसी बुक से पढ़ना जरूरी है या फिर नोट सफिशिएंट? अभी इन्होंने बताया था कि नोट्स जो है हमारे नर्सिंग एक्सपर्ट के, क्योंकि उसमें एनक्लेक्स का भी पूरे, क्योंकि जो टीचर करवाता है यहाँ पे हमारी जो फैकल्टी होती है, वो आपको नॉर्सेट में एनक्लेक्स की भी जरूरत नहीं, वो थियरी भी उसमें होता है। बाकी जो गाइड होता है वो टीचर, ऑब्वियसली अगर कोई स्पेशल फैकल्टी, एमएसएन की फैकल्टी है, मान लो रेस्पिरेटरी या एंडो पढ़ा रहा है, 2 सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है, तो वो उस चीज को जरूर स्टूडेंट को ऐड करेगा। जो आप 10 किताब पढ़ के 1 महीने में लिखोगे, वो फैकल्टी यहाँ 1 घंटे खड़े होके वो चीज आपको लिखवा देगा। तो कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आपको किसी गाइड रेफर करने की जरूरत है। अगर वो ओबीजी की फैकल्टी यहाँ पे खड़ी होके आपको खड़े होके पढ़ा रहा है ना, कोई ओबीजी का टीचर, या पीडियाट्रिक यहाँ खड़े होके कोई टीचर पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो 10 बुक को रेफर करके हर जगह से सब कुछ प्रिपेयर करके अपने सब्जेक्ट को तैयार करता है, क्योंकि यहाँ पे हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है। कोई एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता है, हर सब्जेक्ट को एक सब्जेक्ट असाइन कर दिया गया है कि आपको नॉर्सेट के अकॉर्डिंग या ऑल इंडिया में जो भी एग्जाम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं, और उसी तरह से हम स्टूडेंट को टीच करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कहीं से भी कि अगर आपने कोचिंग ली है तो आपको किसी बुक को रेफर करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। आप नोट्स को पढ़ो। अगर आपको अपना कोई टाइम अपनी कोचिंग के अलावा देना है तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस पे दो, जैसा कि संप्रति ने भी दिया था। इन्होंने भी 4 घंटे, जैसे इन्होंने बताया, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस ये लेते थे, और लाइव क्लासेस लेने के बाद जो इनका टाइम मैनेजमेंट रहता था वो रिवीजन का रहता था, एमसीक्यूज प्रैक्टिस का रहता था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रहता था, जैसा संप्रति ने आपको ये सारी चीजें बताई हैं। ठीक है। बेस्ट कोचिंग कौन सी इंडिया में? देखो, सारी कोचिंग्स अच्छी होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमारी कोचिंग सबसे बेस्ट है। सारी कोचिंग सब हमेशा स्टूडेंट के भले के लिए पढ़ाते हैं,
तो आपको जो बेस्ट लगता है एक जगह रिलाई करो, एक जगह टिके रहो और उससे ही स्टक होके पढ़ाई करो। क्योंकि अगर कोई ओबीजी का यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया पढ़ा रहा है या लेबर पढ़ा रहा है तो भगवान वही तो बना है ना, वही तो पढ़ाएगा, कोई नई चीज थोड़ी ना ऐड कर देगा उसमें। लेबर के जो स्टेजेस होंगे वही बताएगा, जो आर्ट्स होंगे वही बताएगा, वो स्टूडेंट पे डिपेंड करता है आपको चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये चीज आप पूछ सकते हो कि क्या यहाँ का टीचर जो पढ़ा रहा है वो आपको समझ में आ रहा था, कैसा वे था, ये होता है। बाकी टीचर तो सब कुछ, कोई भी टीचर होगा, चाहे वो नर्सिंग एक्सपर्ट का टीचर होगा या कहीं का भी होगा, वो सेम चीज डिलीवर करेगा आपको। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं होता है कि अलग अलग कोचिंग में अलग अलग होता है। तो बाकी आप क्वेश्चंस जो भी डाउट हैं बाकी पूछ सकते हो। बेस्ट कोचिंग जहां आपने ज्वाइन कर लिया, जहां से आप पढ़ रहे हो वही सबसे बेस्ट है। ठीक है, सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन था कि सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट बता दो। सबसे ज़्यादा कौन से उस पे सब्जेक्ट पे कमांड होनी चाहिए? जो वो है ना एमएसएन और फाउंडेशन, ये इंटीग्रेटेड आता है, तो इन दोनों को अच्छे से पढ़ लो। और मुझे लगता है कि ओबीजी का ऐसा है कि मेजर चंक आता है ओबीजी का, और छोटा सब्जेक्ट, ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो, तो अच्छे से रखो आप। साइकेट्रिक भी ऐसा ही है कि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, वही कम क्वेश्चंस बनते हैं, पर हाँ अगर आप अच्छे से कर लोगे तो वो हो जाएगा। दीपक का एक क्वेश्चन है, मैम साइकेट्रिक पीडियाट्रिक के बस पीआर यादव एंड सौंदर्य से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो सफिशिएंट है क्या? ये मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना था कि अगर आपको सॉन्डर्स और मॉस्बी के क्वेश्चंस करने हैं तो फाउंडेशन और एमएसएन के कर लो, क्योंकि वो शायद अच्छे दे रखे हैं उसमें क्वेश्चंस। बाकी सब्जेक्ट्स का मुझे आइडिया नहीं है। दीपक, कॉन्ग्रेचुलेशन संप्रति। टेस्ट सीरीज कहाँ से ली थी? सेम है मैम, टेस्ट सीरीज कहाँ ली इन्होंने? ऑल द सब्जेक्ट बेस्ट कमांड किस पर करूँ? बेस्ट कमांड किस पर करूँ? ओबीजी सीएचएन, देखो मेजर सब्जेक्ट वही है, सबसे ज्यादा सब आपको यही बताएंगे। मेजर सब्जेक्ट को सबसे पहले कवर करना, और मेजर सब्जेक्ट या बैकबोन ऑफ नर्सिंग आप बोल सकते हो कि आप जो फाउंडेशन है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है, एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है, साइकेट्रिक है, साइकेट्रिक इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे, पीडियाट्रिक्स है, क्योंकि इस बार क्या हुआ जो वो 20 क्वेश्चंस थे ना जिसमें अदर आते उसमें भी साइकेट्रिक के क्वेश्चंस देखने को मिला था। ठीक है, तो ऐसा रहा है, साइकेट्रिक बहुत ज्यादा था, तो कभी कभी कोई कोई सब्जेक्ट ज्यादा आता है, कहीं किसी बार ओबीजी बहुत ज्यादा होता है, लाइक 30 क्वेश्चन तक भी ओबीजी के किसी किसी बार नॉर्थ सेट में आए हुए हैं। तो आप सब्जेक्ट जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं उनको 5 सब्जेक्ट्स 6 सब्जेक्ट्स हैं उनको कवर कर लो। ठीक है, जैसा कि अभी संप्रति ने भी बताया है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कवर करो। बाकी सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि सबको छोड़ के जाना है। अगर टाइम नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हो, लेकिन इन सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज करना है। बाकी सब्जेक्ट्स भी इन्होंने पढ़े थे, अपना जो बैक था वो उन्होंने प्रिपेयर कर रखा था कि हाँ करना है। कौन सा एम्स ज्वाइन करोगे? मैं एम्स ज्वाइन नहीं करूंगी भावेश, मैं सफदरजंग ज्वाइन करूंगी। देखो ये सफदरजंग की पास आउट है और वो सफदरजंग ही इनका जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने फिल कर दिया होगा, तो सफदरजंग ऑब्वियसली इन्हें मिल जाएगा, इनको नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। ठीक है, चलो टेस्ट सीरीज के लिए आप अभी नर्सिंग एक्सपर्ट का जो नया ऑल इन वन टेस्ट सीरीज है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर किसी को टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग कोई डाउट है तो आप ऑल इन वन टेस्ट सीरीज नर्सिंग एक्सपर्ट का चल रहा है उसे ज्वाइन कर सकते हो। उसके फीचर्स जो हैं बहुत अच्छे हैं, उसमें आपको डेली बेसिस पे टेस्ट मिलता है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मिलता है। इसके अलावा आपको नॉर्सेट पैटर्न का जो 200 का टेस्ट है वो भी सीरीज होगा, एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर का टेस्ट फॉर्म में होगा, डायग्राम के क्वेश्चंस, वीडियो के क्वेश्चंस सारे इंक्लूड होंगे। तो ये अभी स्टार्ट हुआ है, ज्यादा टाइम लैप्स नहीं हुआ है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अब तो वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि एम्स बेस्ट है या सफदरजंग, जो जहां से पढ़ा हुआ है उसको वही बेस्ट लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट उनको पता है सफदरजंग का, क्योंकि जब स्टूडेंट पीरियड में होते हैं तो वो सारे ही डिपार्टमेंट्स में घूमे होते हैं। अगर कहीं पे भी इनको डाला जाता है, असाइन किया जाता है, तो वो वहां पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। चलो, और कोई डाउट है जो कि आप संप्रति से जानना चाहते हो? नॉर्सेट के बारे में थोड़ा सा संप्रति से जान लेते हैं। जैसा कि 3 घंटे का टाइम नॉर्सेट का होता है, तो वो टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही आपके सिलेक्शन को, वही आपके रैंक को डिसाइड करता है। तो उस 3 घंटे के टाइम को आपने कैसे मैनेज किया?
पहले तो मैंने ये सोचा था कि काम रहना है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ क्वेश्चंस देख के, तो मैंने पहले से ही बार बार अपने आप को ये किया था कि काम रहना है, काम रहना है। ठीक है, फिर मैंने ये वाली स्ट्रैटेजी फॉलो करी थी कि मैं ना छोटे क्वेश्चंस ढूंढ रही थी, मतलब छोटे भी नहीं, मतलब ऐसे वन लाइनर क्वेश्चन से इस टाइप के क्वेश्चंस जो मैं मतलब इजीली कर सकती हूँ और कॉन्फिडेंटली कर सकती हूँ। तो मैंने बहुत सिप किए थे, आई थिंक स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस में से मैंने बस 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, 7 क्वेश्चन स्किप कर दिए थे, क्योंकि पता नहीं कैसा सेटअप था कि मेरे में सारे लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ रहे थे, पता नहीं कैसा सेटअप था मेरे में। फिर मैंने ऐसे करती गई मैं क्वेश्चंस, तो बीच बीच में ऐसा हो रहा था कि लाइक कंटिन्यूअस 5-6 क्वेश्चन स्किप करने पड़ रहे हैं मुझे, क्योंकि या तो मुझे ऑप्शंस में कन्फ्यूजन हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझसे नहीं हो पा रहा था। फिर मैंने ये 2 राउंड में कंप्लीट किया है मैम, कि एक बार सारे जो मैं कर पाई थी 200 तक कर दिए थे। फिर उसके बाद जब हो गया कि हाँ एटलीस्ट मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, उसके बाद मैंने दोबारा से उनको पढ़ना स्टार्ट किया, मतलब अपने कंसेप्ट्स लगाए कि अच्छा एलिमिनेशन टेक्निक मैंने बहुत यूज़ की है इस एग्ज़ाम में, क्योंकि करनी पड़, समझ ही नहीं आ रहा था कैसे होना है, तो फिर एलिमिनेशन से करके करा था, तो मतलब फिर वो हो गया। ओके चलो, कौन सी बुक प्रेफर करें क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए? देखो आप जो अभी देखो फिलहाल नॉर्सेट की बात करो तो जो बुक पढ़ रहे हो ना, सब नर्सिंग की जितनी भी गाइड होती है ना, सब में ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन होते हैं। वो स्टूडेंट के ऊपर होता है कि वो उसको पढ़ रहा है, क्योंकि हमने सारी बुक्स देखी है, हमें पता है उसी क्वेश्चन को घुमा के दूसरी बुक गाइड में लिखा है, उसी में लिखा है। अब पीआर यादव का इसलिए बेनिफिट होता है कि उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे होते हैं, ठीक है, और वो सब्जेक्ट वाइज दिया है, तो आपको हाँ टॉपिक वाइज भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको हेल्प मिलता है कि आज मुझे ओबीजी के प्रीवियस ईयर करने हैं तो इससे पूरा हो जाएगा मेरा, ठीक है। और वो एक तरह से आपको पूरा पेपर भी करना है, प्रीवियस ईयर का पूरा कंबाइंड वाला भी करना है, कि जिसमें सारे सब्जेक्ट आए, तभी तो आपको पता चलेगा कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो आपको वो टाइम सेट करके भी करना है। बुक कौन सी प्रेफर की है आपने, और टोटल कितने क्वेश्चन किए? रीडिंग का प्लान कैसे किया था? डायग्राम वाले क्वेश्चन कहाँ से किए थे? डायग्राम वाले क्वेश्चंस तो यहाँ पे मतलब हमारी जब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो वो इसी पे होती हैं, इस वाले मॉनिटर पे होती हैं, तो डायग्राम तो बहुत ज़्यादा यहीं पे ही दिखा देते हैं। बाकी जो आप टेस्ट सीरीज़ करोगे, कुछ भी जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, तो उसमें भी बहुत सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो आइडिया लग जाता है। और अगर आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल से कर रखी है, अगर आपने अपने ट्रेनिंग पीरियड में हॉस्पिटल देखा है, हॉस्पिटल के क्वेश्चंस देखे हैं, तो आप ना कर लोगे, वो हो जाता है, उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी डायग्राम वाले क्वेश्चंस में। टोटल कितने अटेम्प्ट करे हैं क्वेश्चन, कितना टोटल अटेम्प्ट करने चाहिए, ये तो अपने हिसाब से होता है, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कितनी है, और आपने जो पहले अटेम्प्ट किए हैं वो कैसे अटेम्प्ट किए हैं, ये सारे। अच्छा कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए भी पूछा है, 172 अटेम्प्ट किए थे मैंने, भावेश। 172 क्वेश्चन इन्होंने अटेम्प्ट किया था, जिसमें इनके 133 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट थे, और बाकी के उनके नेगेटिव में गए थे। तो अब देख लो, आप हिसाब लगा लो अपने आप ही, 172 में इतने अटेम्प्ट किए तो अपने आप हिसाब लगा सकते हो कितने, 133 इनके सही थे, ठीक है। चलो, तो इस तरह से आपको भी अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी प्लानिंग करना है, प्लान करके स्टडी करना है। बुक इन्होंने बता दिया, पायल बुक कौन सी प्रेफर की थी, इन्होंने कोई एक्स्ट्रा गाइड नहीं लिया था। नोट्स जो है नर्सिंग एक्सपर्ट का ऑनलाइन क्लासेस होती है, जिसमें डायग्राम्स भी बहुत अच्छे से, हम यहाँ पे सारे डायग्राम्स को एक्सप्लेन करके करवाते हैं, जो इन्होंने डायग्राम्स की क्लास ली थी। डायग्राम्स के लिए कुछ भी अलग से इन्होंने नहीं किया, पूरी प्रैक्टिस करवाते हैं हर सब्जेक्ट, MSN हो, OBG हो, पीडियाट्रिक्स हो, सारे सब्जेक्ट के फैकल्टी जो है यहाँ पे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी आपको करवाते हैं, तो कहीं इधर उधर भागने की आपको जरूरत नहीं है। एग्जाम टाइम में PDF वगैरह मिल जाता है, तो आप कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बुक इन्होंने कुछ नहीं किया, हाँ MCQs प्रैक्टिस के लिए इन्होंने गाइड सॉल्व किया था, जो PR यादव और टारगेट है इन्होंने बताया है, ठीक है। रीडिंग का प्लान कैसे किया था, मतलब प्रिपरेशन के लिए? बुक बता दो। बुक तो इन्होंने बता दी है ऑलरेडी, रीडिंग का पैटर्न भी बता दिया है, और नॉर्थ में इन्होंने कैसे टाइम मैनेजमेंट किया था वो भी बताया है। और नॉर्थ देने के बाद आपको लग रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? बहुत मूड ऑफ था मैम नॉर्थ से, मतलब ऐसा था कि कैसा ही एग्ज़ाम दे दें, क्योंकि इससे पहले जो 2-3 एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं जिसमें रैंक आई है ठीक ठाक, तो उसमें ऐसा था कि थोड़ा सा आइडिया था कि हाँ मैं अपने हिसाब से अच्छा करके आई हूँ तो हो जाएगा सिलेक्शन में भी। पर इसमें तो ऐसा था कि पता नहीं कैसा ही था, और मैंने तो इतना था कि मैंने आके क्वेश्चन कुछ चेक भी नहीं किया, कुछ भी चेक नहीं किया, मैंने कोई आंसर की मैच नहीं की, कुछ नहीं किया, क्योंकि मुझे नेक्स्ट 5 डेज़ में शायद SGPGI ज्वाइन करना था, तो मैं उसके प्रिपरेशन में लग गई थी, तो मैंने नहीं किया था कुछ भी, तो बिल्कुल आइडिया नहीं था। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है सच में।
देखो ऐसा इस बार का नॉर्सेट ही ऐसा था, जो टॉप आया है ना उसको भी ये पता नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कोई भी ये बता ही नहीं पा रहा था कि, और जो इस टाइम पे कुछ क्वेश्चन पेपर आउट हुए थे तो उस टाइम पे आपके माइंड में ऐसा कुछ हुआ था कि अब तो मेरा होना नहीं है, या कुछ जैसे बच्चे कह रहे थे कि अब तो पेपर आउट हो गया, सारा पेपर ऐसा हुआ है, मतलब चीटिंग हुआ है, तो पता नहीं अब तो सिलेक्शन होगा नहीं, तो ऐसा कुछ आपके माइंड में भी आया था पेपर आउट को लेके? मैम पेपर आउट का ये था, मैं थोड़ा सा ये वाला टेंशन हो गई थी क्योंकि मैंने SGPGI ज्वाइन कर लिया था। अगर ऐसा था कि अगर री एग्ज़ाम होता है तो मैं कैसे प्रिपेयर करूँगी और मैं कैसे दोबारा एग्ज़ाम दूँगी, क्योंकि ये वाला एग्ज़ाम तो बस दे के आ गए आपकी, बस ठीक है। अब दोबारा से फिर उस जोन में जाना, तो वो वाला मैं नहीं चाह रही थी कि पेपर कैंसिल हो, पर ये गलत था मैम ऐसे पेपर आउट होना, अब सब पढ़ते हैं ऐसे। तो नॉर्सेट का आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था। अब 2022 में तो इन्होंने पास आउट ही किया है, तो दो ही एग्जाम हुए थे, एक बार तो 22 वाला दिया था, एक 23 वाला, दो नॉर्सेट इन्होंने दिया। फर्स्ट में 5000 प्लस रैंक थी और सेकंड में 9th रैंक है। तो देख लो आप पहले कितने अटेम्प्ट किए थे, पहले वाले नॉर्सेट का याद है कुछ? बता दो। 161 161 अटेम्प्ट किया और सेकंड में इनका 160 ही हो रहा था जैसा कि इन्होंने बताया, और इन्होंने खींच के 170 तक लेके गए कि नहीं मुझे तो अच्छे से करना है, इस बार तो लेना है सिलेक्शन, तो 160 नहीं मैं 172 तक करती हूँ। इन्होंने इस बार 160 को बढ़ाकर खींच के 172 तक अटेम्प्ट किए थे, और जिसमें इनके राइट भी थे और कुछ क्वेश्चन गलत भी हैं। वो भी इन्हीं की फ्रेंड है, जो ऑल इंडिया दीपिका हमारे यहाँ की स्टूडेंट है, जो हाँ वो इनकी रूममेट है। दीपिका और नर्सिंग एक्सपर्ट की स्टूडेंट है जिन्होंने टॉप किया है, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे आई है, वो इनकी रूममेट है। अब देख लो दोनों रूममेट ने ही टॉप किया है, अब किसी एक की ही फर्स्ट रैंक आ सकती है, अब ऐसा तो है नहीं दोनों ही फर्स्ट रैंक पे आ जाएंगे, है ना। अब एक ने फर्स्ट किया है और कुछ ही नंबर का फर्क है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब वो फर्स्ट पे है, ये 9th पे है, अरे टॉप तो किया है ना क्या करना है। वो भी सफदरजंग ज्वाइन कर रही है क्योंकि वो भी सफदरजंग की स्टूडेंट है, वो भी सफदरजंग ज्वाइन कर रही है, और ये भी आपको एम्स दिल्ली मिल जाएगा। ये एम्स दिल्ली नहीं, सीट नहीं ले रहे, ठीक है। इन्होंने प्रेफरेंस में फिल नहीं किया, इस टेंशन से आप दूर रहो कि भाई इन्होंने एम्स तो नहीं ले लिया, नहीं लिया इन्होंने एम्स, इन्हें सफदरजंग चाहिए, इन्होंने सफदरजंग फिल किया है, सफदरजंग की सीट नहीं मिलने वाली आपको इससे पहले वाला अटेम्प्ट में कैसे हुए थे आपके, कैसा हुआ था आपका एग्जाम? इससे शुभम जानना चाहते हैं कि इससे पहले वाले जो एग्जाम में आपके 5000 रैंक थे, तो कैसा हुआ था एग्जाम, और उस टाइम पे कितने अटेम्प्ट किए और कैसा फील कर रहे थे कि होगा या नहीं होगा? जो पहला वाला अटेम्प्ट था वो ऐसा था कि मैंने इतने पैनिक मोड में दिया था कि मैं आधे क्वेश्चंस पढ़ ही नहीं पाई थी, और मैं इतने लाइक नॉर्मल क्वेश्चंस भी गलत करके आई थी ना कि मतलब वो कोई गलत नहीं करेगा, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चंस में गलत करके आई थी, क्योंकि वो आइडिया ही नहीं था कि कैसे एग्ज़ाम सेटअप होता है, कैसे मतलब वो 3 आवर्स मैनेज करने होते हैं। तो फिर बाद में जब मैंने चीज़ें, फिर ऐसा भी था कि मैं क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगाती थी, फिर जब बाद में कंसेप्ट क्लियर हुए और मैंने बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी तो फिर वो आ गया करना। शेड्यूल बता दो पढ़ाई का, थ्योरी या एमसीक्यूज कैसे पढ़े? दोनों करने पड़ेंगे, थ्योरी भी करनी पड़ेगी, एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। आप एक टाइम बाद ऐसा आएगा कि आप ना अपने जो नोट्स रिवीजन करोगे वो जल्दी होने लगेंगे, तो आप एमसीक्यू को ज़्यादा टाइम दे सकते हो। दीपिका का इंटरव्यू हो चुका है चलो ठीक है, तो देखो इन्होंने शेड्यूल बता दिया, बाकी और किसी को क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो कि इनका टाइम शेड्यूल कैसे रहता था। देखो थ्योरी भी करना है, एमसीक्यूज भी करना है, और डेली बेसिस पे करना है, तभी आगे आप कर सकते हो। तो एक चीज करते रहोगे तो कहीं ना कहीं जो थ्योरी वाला पार्ट आपने पढ़ रखा है, जो कंटेंट जो कॉन्सेप्ट आपने बना रखा है, वो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, बीच दिमाग से गायब होता जाएगा। इसलिए रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि वो कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में रहे, और उसी के बेस्ड पे हम एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते हैं। तो डेली अगर आप 3-4 घंटे 5 घंटे एमसीक्यूज को देते हो तो मेरे हिसाब से 4 घंटे आपको कॉन्सेप्ट अपने थ्योरी को भी देना चाहिए, ठीक है, जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट रिवाइज कर लो या 1 सब्जेक्ट, जैसे भी आप प्लान करते हो। आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है कि मेरा अगर साइकेट्रिक वीक है तो मुझे साइकेट्रिक का रिवीजन देना है, ठीक है, तो उस साइकेट्रिक के सब्जेक्ट को एक बार रिवाइज कर लो। इस तरह से आपका जो है वो प्लान होना चाहिए। टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग मैंने बताया है, हमारा नर्सिंग एक्सपर्ट में ऑल इन वन टेस्ट सीरीज चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
ठीक है। और टेस्ट सीरीज प्लान करना चाहिए जिससे कि आप एक टाइम के लिए बंद जाते हो, चाहे 1 घंटे का टाइम है या 1.5 घंटे का या 2 घंटे का, 3 घंटे का, जो भी टाइम होता है उस जगह एक जगह टिक के आप पूरे टेस्ट को करते हो और फिर देखते हो कि कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने रॉन्ग हुए और गलती हुई है तो किन क्वेश्चंस में हुई है। उसे रिव्यू करने का भी टाइम मिलता है, उसमें हमारे रैशनल्स भी होते हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि मैंने इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्यों किया जबकि सी होना चाहिए था। तो ये चीज पढ़ के आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जिसके लिए ऑल इन वन टेस्ट सीरीज रन बाय नर्सिंग एक्सपर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा अगर आप अपनी इस प्रिपरेशन जर्नी में टेस्ट सीरीज को ऐड करते हो। तो मेरे हिसाब से आपको टेस्ट सीरीज लेना चाहिए और उसके साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अभी हमारे टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च हुआ है, 999 इसका कॉस्ट है, क्योंकि वैसे तो 1500 है बट 31st तक ये लास्ट जो है ऑफर है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। संप्रति बताओ प्लीज, ऑनलाइन या ऑफलाइन की थी? सिलेक्शन हो गया है, अब एग्ज़ाम दोगे? नहीं, अब नहीं दूंगी। एग्जाम देना चाहोगे आप? नहीं, अब मुझे दिल्ली चाहिए था, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, तो मतलब मेरा ये लास्ट था, बस अब नहीं एग्ज़ाम दूंगी। और मैं टेंशन मत लो, कौन है ये भावेश? बहुत प्रेशराइज हो रहे हैं, ऐसा कोई रास्ता बता दो कि बिना प्रेशर के पढ़ सके। ये तो बिलीफ रखना पड़ेगा कि तुमको कि मैं पढ़ रही हूँ तो होगा। मतलब ये थोड़ा मेरे पेरेंट्स का बहुत सही रोल रहता है इसमें। वो ऐसे थे कि मतलब मेहनत किसी की खाली नहीं जाती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो किसी को लेट मिलता है, किसी को जल्दी मिल जाता है, पर मिलता है। अगर आप पढ़ रहे हो तो मिलता है, तो वो रखना पड़ेगा आपको। देखो टेस्ट सीरीज का प्राइस जो है वो अभी 999 चल रहा है 31st तक। वैसे 1500 है लेकिन अभी आपका 999 का है, ठीक है। अभी ऑफर में हमारा, क्योंकि अभी हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है और जो स्टूडेंट ऑलमोस्ट है, आपको डेली बेसिस पे रैंक भी पता चलता है। उसमें 150 के अप्रॉक्स स्टूडेंट है, तो आपको ये पता चलेगा कि मैं 100 या 150 स्टूडेंट में कहाँ पे लाई कर रही हूँ, कितनी मेरी रैंक आ रही है, ठीक है। तो ये एक पॉजिटिव प्लस पॉइंट होता है जो डेली बेसिस पे आपको सब्जेक्ट वाइज भी मिलते हैं। रेस्पिरेटरी है तो उसके 100 क्वेश्चन होंगे तो वो आपको दिया जाएगा। एनक्लेक्स बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी आपको दिया जाएगा। तो ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। 999 अभी कॉस्ट है, ठीक है। नहीं नहीं, ये अरे क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आप टॉप करोगे आप क्यों एग्जाम देंगे? उन्हें दिल्ली की है, दिल्ली मिल गया, सफदरजंग हॉस्पिटल मिल गया, और उन्हें क्या चाहिए? 2 मंथ भी नहीं बचे अभी नेक्स्ट नॉसेट को। इन शॉर्ट टाइम में नॉसेट निकालने का कोई प्लान बता दो आपके हिसाब से। एक तो अपने नोट्स जो तुमने हाईलाइट कर रखे हैं उनको रिवाइज करते रहो। मतलब करते रहो, आपको एक टाइम बाद ऐसे बोरिंग लगने लगेगा कि रोज़ मैं यही नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, पर वो करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसका। और टेस्ट सीरीज करने का एक वो भी है कि आप जिस दिन अपना रिजल्ट देखोगे ना, इवैल्यूएट करो कि मैंने क्यों गलती करी है इसमें। मतलब क्या सोच के मैंने ये वाला ऑप्शन टिक किया, या मैंने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं, या जो भी उसमें चीज़ें थी। और अगर जैसे कि ऐसा होता है कि एक ऑप्शन ठीक होता है ना 4 में से, तो बाकी 3 क्यों गलत है? अगर आप इस कंसेप्ट से भी सोचोगे ना तो उससे भी बहुत हेल्प रहता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की थी डियर, इन्होंने ऑनलाइन कोचिंग की थी, तो ये पहले ही इन्होंने बता दिया। ऑनलाइन जो है इन्होंने ज्वाइन करके पूरा क्लास लिया है। ऑफलाइन इन्होंने सिर्फ एक बार विजिट किया था जब हमारा यहाँ पे जिपमेर का स्किल टेस्ट था, क्योंकि स्किल जो टेस्ट है वो यहीं पे सेंटर पे ही अरेंज किया गया था और ये क्लास लेने के लिए यहाँ पे आए थे। बाकी ये इन्होंने कभी विजिट नहीं किया। तो ये रहा है प्लानिंग। तो आई थॉट आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और संप्रति की जो जर्नी रही है प्रिपरेशन की, आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कहाँ से पास आउट है, कैसे इन्होंने स्टार्ट किया, कैसे नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में इन्हें पता चला। क्योंकि ये सफदरजंग की स्टूडेंट है और ऑलरेडी हमारे सफदरजंग के पहले भी बहुत सारे टॉपर्स रह चुके हैं, और अभी दीपिका भी सफदरजंग की पास आउट है जो कि ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक पे आई है, और जो ऑल इंडिया टॉप किया है संप्रति ने भी 9th रैंक के साथ। तो ये भी सफदरजंग की पास आउट है और पहले भी स्टूडेंट्स हमारे सफदरजंग के रह चुके हैं, जहां से इन्होंने अपने सीनियर से पता करके और नर्सिंग एक्सपर्ट के बारे में पता किया और यहीं से पूरा फोकस स्टडी किया बिलीव फेथ के साथ। हमारे सारे टीचर्स को जो है, हमारे सारे टीचर्स के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे जो कि आपकी जर्नी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? उन हमारे सारे टीचर्स के बारे में आप कुछ लाइन बताओ, क्या बोलोगे? जो सारे टीचर्स से एक सबसे अच्छी बात नर्सिंग एक्सपर्ट्स की ये है कि एक टीचर मल्टीपल सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ाते हैं, एक टीचर स्पेसिफिक एक ही सब्जेक्ट के हैं। इवन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में तो एक एक जैसे कि जो सिस्टम होता है ना, उसके भी अलग अलग सर हैं, तो वो आप बहुत इजीली उनसे मतलब कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इवन मैंने तो बहुत बार क्वेश्चंस भेजे हैं सर को व्हाट्सएप पे कि सर ये इस क्वेश्चन का मुझे रैशनल समझ नहीं आ रहा, या फिर ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर क्यों नहीं है। मतलब बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो और बहुत मोटिवेट किया है यहाँ पे सारे जो फैकल्टीज़ हैं, महावीर सर ने भी और बाकी जितने भी सब फैकल्टीज़ हैं सब ने बहुत अच्छे से
आपको मोटिवेट किया है, एक पाथवे दिखाया है कि कैसे करना है। ठीक है, तो संप्रति की पूरी जर्नी आपको पता चल गया। ठीक है, अब ये था कि लास्ट ये कहाँ ज्वाइन करेंगे, ये सफदरजंग ज्वाइन करने वाले हैं, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। तो अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो, संप्रति उसे व्यू करके आपको रिप्लाई कर देंगी। ठीक है, तो अगर किसी को किसी वजह से ऑनलाइन नहीं आप देख पाए, लाइव क्लासेस नहीं ज्वाइन कर पाए, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो अगर आप कुछ भी जानना चाहते हो। ऐसे संप्रति की जर्नी आपको पता चल गया, अभी SGPGI में वर्किंग है, सफदरजंग ज्वाइन करने वाली हैं। ठीक है, और पढ़ाई कैसे किया, कौन से टीचर, सारी चीज़ें आपको पता चल गई है। ठीक है, तो आई थॉट आपको ये जर्नी, संप्रति की जर्नी से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। थैंक यू सो मच संप्रति फॉर कमिंग टू नर्सिंग एक्सपर्ट और अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। चलो, ओके, बाय बाय।